सीटेट का चैप्टर नंबर हमारा 19 है। टॉपिक है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि उपनिवेशवाद आने के पहले आदिवासी समाज का रहन सहन का क्या तरीका था। तो उसमें 4 ही मेन पॉइंट है। पहला है झूम खेती, दूसरा है शिकारी और संग्राहक, तीसरा है जानवर को भी पालना और चौथा है मेरा लास्ट में कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो झूम खेती को इसी तरह से हम लोग बोलते हैं घुमंतू खेती। इसमें क्या होता है कि लोग एक जगह खेती करते थे, अब बाद में फसल को काटने के बाद वहाँ पर जो घास वास है उसको छोड़ देते थे और बाद में सूखने के बाद उसको आग लगाकर उसका राख को ज़मीन पे छिट देते थे। उससे पोटेशियम ज़मीन पे मिलता था और उसका उपजाऊ शक्ति बढ़ता था। वापस 8 साल 10 साल बाद घूम के आते थे तो वापस वहीं पे वो लोग खेती करते थे। तो यह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, झूम खेती। दूसरा है कि जनजाति समूह का रहने का तरीका कैसा था, तो शिकारी और संग्राहक, यानी कि वो लोग जब भूख लगता था तो तीर धनुष मार करके शिकार कर लेते थे और जानवर को खा जाते थे और कुछ बचा हुआ जानवर को संग्रह भी कर लेते थे। ये एक कबीला था। तीसरा तरह का कबीला ऐसा था कि उसको जब भूख लगता था तो शिकार नहीं करता था, वह जानवर को अपने साथ पालतू बना लेता था और जब भी भूख लगा उसे काट कर खा लिया। तो यह जानवर को पालने वाला कबीला हो गया। लास्ट वाला कबीला क्या है कि वो लोग ऐसा था ना कि कहीं भी घूम के खेती नहीं करता था और शिकार विकार भी नहीं करता था, न जानवर पालता था, वो एक ही जगह रह कर खेती करता था। तो ये 4 तरीका हो गया। तो हमारा ये जो टॉपिक है वह इससे रिलेटेड है कि उपनिवेशवाद आने के पहले जनजाति समूह का रहने का तरीका क्या था। अब हम लोग इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक को करेंगे जिसका हेडिंग है कि जब आदिवासी समाज का संपर्क उपनिवेशवाद यानी ब्रिटिश कॉलोनी से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ, तो आदिवासी के समाज में क्या क्या परिवर्तन आया। तो सबसे पहला तो हमको देखना है कि सामाजिक परिवर्तन आया है और आर्थिक परिवर्तन आया है। अब हमारे पास में कुछ पॉइंट है जिसको कि याद करना है। जैसे सामाजिक परिवर्तन, तो सामाजिक परिवर्तन में क्या आया, तो ब्रिटिश लोगों के टच में जब आदिवासी आया तब उसमें 3 तरह का चेतना हुआ। पहला सामाजिक चेतना, दूसरा सांस्कृतिक चेतना और तीसरा है राजनीतिक चेतना। अब सामाजिक चेतना कैसे हुआ, सामाजिक चेतना में ब्रिटिश लोग पढ़े लिखे थे और वो लोग अंधविश्वास को नहीं मानते थे, हर चीज़ के पीछे तर्क करते थे। तो उसके समाज में जागरूकता फैली, जनजातीय समाज को में जागरूकता फैली। दूसरा सांस्कृतिक चेतना का विकास कैसे हुआ कि ब्रिटिश लोग कहीं ना कहीं कुछ मामले में तौर तरीका जो है वह सभ्य अपनाते थे। तो सभ्य अपनाते थे तो उनका कल्चर डेवलप था, उनकी भाषा ज़्यादा समृद्ध थी, उनके पास लिखित साहित्य था, गीत था, कविता था जो लिखित रूप में था। तो इसका असर आदिवासी समाज जनजाति में भी पड़ा और वो भी अपना संस्कृति का वहाँ विकास हुआ। और तीसरा राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ब्रिटिश राज घराने के खिलाफ विद्रोह नहीं की, वह हमेशा समर्पित रही ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके तरफ। तो इससे राजनीतिक विकास हुआ, वो लोगों को भी अपना क्षेत्र के लिए महत्व समझ में आया और वो लोग अपना एकता बनाए। अब सामाजिक परिवर्तन पे आते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, ब्रिटिश काल में भारत की जनजाति जो है वह एक अलग समुदाय में नहीं रहती थी, बल्कि वह देश की मुख्य राजनीतिक जीवन धारा का अंग बनने लगी थी। जनजाति क्या था कि पहले वह अलग रहता था, जंगल के बीच में रहता था और उसको बाहरी आम दुनिया से कोई मतलब नहीं था। चाहे अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, वो लोगों को वो टैक्स भी नहीं देता था और उनका कल्चर से मेल भी नहीं खाता था। ये लोगों का अपना जीवन यापन का जो भी तरीका है वह जंगल से अपना लेता था। लेकिन अब जंगल में भी ब्रिटिशों का दखल होने लगा। तो जब दखल होने लगा तो ब्रिटिश लोग आदिवासी को मुख्य धारा में शामिल करने लगे और जनजातीय लोगों को वश में रखने के लिए कंपनी के काल में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में एक एजेंसी की व्यवस्था की गई थी। और वह एजेंसी का क्या काम था कि आदिवासियों के लिए संरक्षण प्रणाली का विकास करना। जैसे कि उनके कबीले में अगर आपस में झगड़ा हो गया तो वह एजेंसी उसके झगड़े को निपटा देती थी। और वह एजेंसी जो है वह जनजातीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कुछ सामान्य नियम भी बनाई थी। किंतु इनका अंतिम लक्ष्य क्या था, अंतिम लक्ष्य यह था कि ब्रिटिश भारत में जो आदिवासी समाज है वह ब्रिटिश भारत की जो मुख्य धारा है उसमें आदिवासी समाज भी घुल मिल जाएं, वह अलग थलग नहीं रहें। और क्यों इनका मकसद था घुलने मिलने का, क्योंकि आदिवासी को अगर मुख्य धारा में शामिल कर लेंगे तो जो मुख्य धारा से जो टैक्स वसूल रहा है अब यह आदिवासी से भी वसूलेगा। दूसरा कि पूरे जंगल पर आदिवासी का कब्जा था जो कि खनिज संपदा के मामले में धनी था। तो ब्रिटिश का नज़र जंगल पे था, वह सोचता था कि अगर हम आदिवासी को कंट्रोल में कर लिए तो हम पूरे खनिज संपदा को भी
कंट्रोल में कर लेंगे। जहाँ से इमारती लकड़ी उसको मिल सकती है, रेल की पटरियों को बिछाने के लिए लकड़ी मिल सकती है, इसलिए उसका मकसद था कि आदिवासी को अपने समाज में मिला लेना। अतः एक सामाजिक अवधारणा के रूप में संरक्षण जो है वह विफल रहा और पूरे भारत की जनजाति जो है सो वह बाह्य प्रभावों से बच नहीं पाई। क्यों नहीं बच पाई? क्योंकि ब्रिटिश का मकसद ही था उस समूह की धारा में शामिल करना। तो आदिवासी जो अलग थलग रह रहा था, जो अपना कल्चर था, वह नहीं रह पाया, वह मुख्य धारा में धीरे धीरे टच में आने लगा और धीरे धीरे ब्रिटिश भारत के सामाजिक संगठन में उनका विभिन्न स्तरों पर विलय भी होने लगा। अब नेक्स्ट है कि पैराग्राफ में कि ब्रिटिश काल में जो झारखंड के में जो आदिवासी है उसकी संस्कृति जो है सो विशिष्ट थी। भौगोलिक रूप से वो लोग अलग थलग थे, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, नदी है, झरना है, और वो लोग पिछड़ा भी थे और आदिम स्वरूप में थे। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों के संपर्क में आए तो उनकी स्थिति में बदलाव आया। उनकी सीमा जो है सब क्या हो गई, विस्तृत हो गई और क्षेत्र सीमित हो गए, यानी जंगल काटने लगा। जो घना घना बड़ा बड़ा जंगल खाली आदिवासी के नाम पे संरक्षित था, अब वहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या करने लगा, कॉलोनी बना लेने लगा, तो उसका क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया। तो इस तरह का रूपांतरण का राजनीतिक प्रभाव भी हुआ। क्या राजनीतिक प्रभाव हुआ कि झारखंड के आदिवासी जाति और झारखंड का जो आदिवासी है वह जाति के आधार पर अपना कोई पूर्ण विकसित राज्य अथवा स्वशासित क्षेत्र नहीं बना सके। तथापि इस अवधि में नगरीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट दिखाई देती, यानी कि जंगल है उसको काट कर क्या बना रहा है, नगर बना रहा है। तो नगरीकरण का सीधा संबंध परिवर्तन से था और इस अवधि में परिवर्तन जो है बड़े पैमाने पर हुआ। कैसे बड़े पैमाने पर हुआ? जहाँ जंगल में आदिवासी खेती करता था उस जंगल को लकड़ी के लिए काट दिया और जो ज़मीन है वहाँ पर बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना दिया। तो जो ज़मीन का मालिक आदिवासी था वही ज़मीन का मालिक से अब वह मजदूर बन गया और उसी फैक्ट्री में क्या करने लगा, मजदूरी करने लगा। उसको मालिकाना हक भी उसका ख़त्म हो गया। अब वो लोग जब मजदूर बन गए तो जीवन यापन करने के लिए वो मजदूर लोग, आदिवासी लोग कहाँ चले गए, असम के चाय बागान में। तो बागान बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जहाँ बड़ा बड़ा स्तर पर खेती करते हैं, तो उसमें आदिवासी को मजदूर बनाकर ये लोग, अंग्रेज लोग क्या करने लगा, भेजने लगा। और भी क्या किया कि दक्षिण बिहार में बहुत अच्छा खेती होता है, जैसे पश्चिम बंगाल में भी बहुत अच्छा खेती होता है, तो खेती करने के लिए मजदूर चाहिए। तो मजदूर में झारखंड का जो आदिवासी है उसको मजदूर बना कर वहाँ वो लोग भेजने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो झारखंड में आदिवासी जो बहुसंख्यक थे, धीरे धीरे यह अल्पसंख्यक होने लगे, धीरे धीरे अल्पसंख्यक होने लगे। और वैसे क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल हो गया या दक्षिण बिहार हो गया जहाँ आदिवासी लोग नहीं रहते थे, लेकिन मजदूरी करने के लिए ये लोग जब जाने लगे तो थोड़े थोड़े मात्रा में वहाँ इनकी पहचान जो है सो बनने लगी। और जहाँ पे वैसा क्षेत्र जहाँ मुट्ठी भर आदिवासी था उसको तो पलायन करके मजदूर बना के दूसरा क्षेत्र में भगा दिया। तो मुट्ठी भर क्षेत्र में जहाँ थोड़े थोड़े आदिवासी थे उसकी पहचान ही मिट गई, उसका खेत जंगल सब छीन लिया सरकार। तो इसी युग में आदिवासी समाज जो सो 3 भागों में बट गया। सबसे ऊपर में कौन था, राजा या जमींदार, और मिडिल में कौन था, खुशहाल आदिवासी, और सबसे नीचे में था सामान्य आदिवासी। तो इसी बीच में ईसाई धर्म वाले प्रचारक आए और ईसाई धर्म वाले प्रचारक अपनी गतिविधि के कारण पारंपरिक जनजातीय लक्षणों में तीव्र विकास हुआ। आदिवासी में मिशनरी जब आए तो वह शैक्षिक क्रियाकलाप को भी अपने साथ में लाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले। इससे आदिवासियों का समाज में बदलाव आया, शिक्षा से क्या हुआ, उनका विकास हुआ। यह भी सच है कि ईसाई मत के स्वीकार किए जाने का प्रभाव आदिवासियों के खान पान में भी पड़ा, वेशभूषा में भी पड़ा और प्रसाधन और आभूषण पर भी पड़ा। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए हैं सिर्फ 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उससे पहला पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन। अब आदिवासियों का संपर्क जब उपनिवेशवाद से हुआ तो क्या क्या परिवर्तन है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला वाला हम लोग देखें सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन में इसका 3 तरह का विकास हुआ। पहला हुआ हमारा राजनीतिक चेतना का विकास, दूसरा हुआ इसमें सामाजिक चेतना का विकास और तीसरा हुआ सांस्कृतिक चेतना का विकास। अब दूसरा नंबर पॉइंट हमारा आदिवासी का मुखियाओं का क्या हुआ। तो आदिवासी का जो मुखिया है, अंग्रेज जब आया नहीं था उस समय बहुत सारे इलाके में कौन थे, आदिवासी लोग थे। और आदिवासी का जो मुखिया है उसका अपने कबीला में बहुत बड़ा स्थान होता था। जो मुखिया होता था वह बाकी लोगों से ज़्यादा ताकतवर होता था, मतलब पैसे के मामले में और
सामाजिक स्तर के मामले में उनका जो है सो एक बार जो निर्णय ले लिया उसका पूरा गांव का कबीला उनकी बात को मानता था। यही वजह है कि जो मुखिया है उसके नियंत्रण में उसका पूरा का पूरा इलाका होता था। कई जगह ऐसा है जहां पर उसका अपना पुलिस होता था मुखिया का, और वही जो मुखिया है वह ज़मीन और जंगल से जुड़ा हुआ जो नियम है, कायदा कानून है, रख रखाव का, वही मुखिया ही तय करता था। बाकी राजा महाराजा का उसमें कोई भूमिका नहीं था। लेकिन ब्रिटिश शासन जब भारत में प्रवेश किया तो वह जंगल में भी आया, और जंगल में जब आदिवासियों को अपने नियंत्रण में लेने लगा तब आदिवासियों का जो मुखिया है उसका ये सारा गतिविधि को वह क्या कर दिया, रोक दिया, उसका महत्व को ही ख़त्म कर दिया। अब मुखिया का अधिकार नहीं रहा कि जल, जंगल और ज़मीन से संबंधित वह कानून को बना सके, नहीं वह अपना कोई पुलिस को रख सके। इसके जगह पर ब्रिटिश लोग अपने अपने अधिकारी को क्या किए, नियुक्त कर दिए। इससे क्या हुआ प्रभाव, इससे ये प्रभाव हुआ कि कई गांव पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन उसमें शासन करने का जो शक्ति है वह मुखिया और उसका कबीला का छीन लिया गया, और उस गांव को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जो नियम बनाया है उस नियम को मानने के लिए वो लोग बाध्य हो गया। इसमें अंतर कहाँ हुआ, पहले गांव वाला आदमी जो है मुखिया का बात मानता था, और मुखिया गांव का दुख दर्द को समझते हुए नियम को लचीला बनाता था, ज़्यादा टैक्स वैक्स नहीं लेता था, वह भलाई के लिए काम करता था। अब मुखिया का सारा शक्ति छीन लिया और उससे जगह ब्रिटिश अधिकारी जो है आकर बैठ गया। अब उसको गांव का दुख से, दर्द से कोई मतलब नहीं रहा। अब वह जल, जंगल और ज़मीन से रिलेटेड जो भी कानून बनाया वह गांव का भलाई के लिए नहीं बनाया, वह कंपनी को फ़ायदा कैसे पहुंचाए इसके लिए वह बनाया। तो सबसे पहला तो यही हुआ कि जो आदिवासी समाज का जो मुखिया है उसका सारा शक्ति क्या छीन लिया, और उसका समाज पर अब कोई भी प्रभाव नहीं रहा। और साथ ही साथ अंग्रेज उसको बाध्य कर दिए कि वह नजराना भी अब उसको अंग्रेज को दिया करे, और अंग्रेज जो अपना प्रतिनिधि जो है गांव में जो रखे थे उसको यह दायित्व दिए थे कि तुमको पूरे कबीले को एक अनुशासन के तहत रखना है। तो पहले उसके पास जो ताकत थी मुखिया के पास, अब मुखिया के पास वो ताकत नहीं रही, और वह परंपरागत जो पहले से काम करता था उस काम को करने से लाचार हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट जो है कि ब्रिटिश सत्ता जब भारत में अधिकार करती है और जब जंगल में वह हस्तक्षेप करती है तो आदिवासियों पे क्या क्या असर हुआ। तो अभी तक हम लोग 2 पॉइंट कर चुके हैं, समाज में परिवर्तन हुआ और आदिवासी मुखिया जो है वह हाशिए पे ढकेल दिए गए। अब तीसरा घुमंतु काश्तकार के, घुमंतु जो काश्तकार है वह हुआ क्या भाई। तो घुमंतु काश्तकार का मतलब ऐसे लोगों का समूह जो घूम घूम कर खेती करते थे, स्लैश एंड बर्न वाला खेती, यानी एक जगह झूम खेती करते थे, यहाँ उगाए फसल और फिर आग लगाकर छोड़ दिए और फिर 4 साल 5 साल बाद वापस उस ज़मीन पे आते थे। तो अंग्रेज़ जो है वह ऐसा समूह को बहुत नफ़रत की नज़र से देखते थे, और अंग्रेज़ों को बहुत परेशानी होती थी। क्यों परेशानी होती थी कि अंग्रेज़ अगर टैक्स लेने के लिए एक गांव गए हैं और मालूम चला अगले ही महीने वो पूरा का पूरा गांव खाली होकर कहीं और जंगल में शिफ्ट कर गया, तो अंग्रेज़ को भारी परेशानी होता था कि अरे एक जगह ये रुकेगा तब तो हम इससे टैक्स वसूलेंगे। तो वे चाहते थे कि आदिवासी का जो समूह है वह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले जो किसान है उसको कंट्रोल में करना अंग्रेज़ के लिए ज़्यादा आसान था, और अंग्रेज़ जो है अपना शासन चलाने के लिए आमदनी का एक नियमित स्रोत भी चाहते थे ताकि कबीला एक जगह रहे, उससे जाकर हम पैसा वसूलते रहें। इसी के कारण ज़मीन के बारे में कुछ ऐसा नया नियम बना दिया अंग्रेज़ लोग जिसमें वह अनिवार्य कर दिए कि तुमको अब घूम घूम कर खेती नहीं करना है, तुमको एक ही जगह अब खेती करना है। और उन्होंने ज़मीन को माप लिया और माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया, बोल दिया कि ये वाला टुकड़ा तेरा है और ज़िंदगी भर अब यही रहेगा, अब नया टुकड़ा पे तुम खेती नहीं कर सकता है। और इसके पहले क्या था कि पूरा जंगल जो है सो आदिवासी के लिए फ्री था, वो कहीं भी जाकर खेती कर सकता था। अब अंग्रेज़ जो है सो एक छोटा सा टुकड़ा उसको हिस्सा दे दिया, अब बोला यही तेरा टुकड़ा है, अब बाकी जगह तुमको खेत में धान वान नहीं लगाना है। और इस टुकड़ा को तय करने के बाद उसको बोलेगा अब हर साल तुमको जो भी उत्पादन होगा उसका टैक्स भी तुमको देना होगा। तो अंग्रेज़ों का प्रयास था कि जो झूम खेती है, जो काश्तकार है, जो घूम घूम कर खेती करते हैं, उसको घूमने से रोक दिया जाए और एक अस्थायी जगह पर एक ही गांव में उसको बसा दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों की कोशिश जो है सो पूरी तरह से सफल नहीं रही।
बहुत सारे जो पूर्वोत्तर के जो काश्तकार है, पूर्वोत्तर का मतलब आसाम तरफ, सिक्किम तरफ का, वो पूरब और उत्तर वाला क्षेत्र हो गया, उसमें जो झूम काश्तकार है ना, वह इस बात पर एकदम अड़ गए कि नहीं, हम एक जगह स्थिर होकर खेती नहीं करेंगे, हमको घूम घूम के खेती करना है, हमारा बाप दादा किया था तो हम भी घूम घूम के खेती करेंगे। और वो लोग भारी विरोध किए। जब भारी विरोध किए तो अंग्रेज़ जो है सो आखिरकार लाचार हो गया और उसकी बात को अंग्रेज़ मान लिए। परिणाम क्या हुआ कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, आसाम तरफ में, चाहे बंगाल का कुछ ऐसा कबीला है जिसको यह अनुमति दे दिया गया कि तुम जो है सो अब घुमंतु खेती कर सकता है, लेकिन कुछ ही कबीला को दिया, सारा कबीला को ऐसा नहीं दिया। जगह जमीन हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आदिवासियों पे जो असर पड़ा उपनिवेशिक काल का, उसका चौथा वाला पॉइंट है वन कानून। तो अभी तक 3 पॉइंट का डिस्कस कर लिए। पहला पॉइंट था सामाजिक परिवर्तन, जिसमें हम लोग चर्चा किए कि सामाजिक रूप से वह चेतना जागा, सांस्कृतिक रूप से चेतना जागा और राजनीतिक रूप से चेतना जागा। क्यों चेतना जागा? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर ऊंचा था। दूसरा हम लोग चर्चा किया आदिवासी का मुखिया का क्या हुआ। तो आदिवासी मुखिया को वो लोग कुआं में बेंग का जो हैसियत होता है, बेंग का मेढक बना दिया, कुआं का मेढक। सारा शक्ति क्या किया? छीन लिया। और उसको जो नियम कानून बनाता था जंगल ज़मीन के लिए, वह भी अधिकार ख़त्म कर दिया। उसको अपना पुलिस भी नहीं रखने दिया। और ब्रिटिश अधिकारी अब गांव का मुखिया बन गया। और जो पहले का मुखिया था उसको अब मजबूर कर दिया कि तुम हमको नजराना दिया करो, तो पंगु बना दिया। मतलब ऐसा बाज बना दिया जिसका हाथ और पंख क्या किया, काट दिया है। तो ये भी पढ़ लिया। तीसरा घुमंतु काश्तकार। तो घुमंतु काश्तकार जो घूम घूम के जो खेती करता था, उस पर झूम झूम के खेती करने पे अंग्रेज जो है कोड़ा चलाया, बोला तुमको झूम झूम के खेती नहीं करना है, एक ही जगह रुक जाना है। और ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया, बोला यही तेरा टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा पे तुम खेती नहीं करेगा। तो जो लोग डर गया उसका बात मान गया। लेकिन पूर्वोत्तर का क्षेत्र और बंगाल का कुछ क्षेत्र का जो कबीला है, वो लोग इसका बात नहीं माना, बहुत भारी विरोध किया। तब पूर्वोत्तर के क्षेत्र और बंगाल का कुछ ही कबीला को अनुमति दिया कि बाबू तुम घूम घूम के खेती कर सकता है। तो घुमंतु काश्तकार जो है सो मात्र तो सीमित रह गया। अगर 100 को घुमंतु काश्तकार है तो 10 को घूम कर खेती कर रहा है, बाकी 90 को नहीं कर रहा है। अब चौथा वाला में हम लोग आ रहे हैं वन कानून। तो वन कानून क्या है भाई? तो वन कानून में हम लोग देखते हैं कि आदिवासी समूह का जो जीवन है वह जंगल से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासी के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और कैसा स्थापित किया? वह एक नियम लाया। अब बोला कि आज से यह नियम पूरा लागू हो जाएगा। नियम क्या कहता था कि जितना सारा जो जंगल है वह अब आदिवासी का नहीं है, सारा का सारा जंगल किसका है? राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया। यही वन कानून है। वन कानून के अनुसार जो जंगल है वह संपत्ति अब आदिवासी का नहीं होकर राज्य का हो गया। और राज्य किसका अधीन था? ब्रिटिश का अधीन, यानी वह सीधा ब्रिटिश के अधीन आ गया। अब क्या हुआ नुकसान? जो जंगल से लोग आम तोड़ता था, अमरूद तोड़ता था, महुआ तोड़ता था, खाता पीता था आदिवासी, वही आम, अमरूद और महुआ पपीता अब नहीं तोड़ सकता, क्योंकि सारा महुआ पपीता आम किसका हो गया? ब्रिटिश का हो गया। इससे अच्छा, और जंगल को आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित वन का मतलब है कि ऐसा जंगल जहां अंग्रेज जो है अपनी ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी को पैदा कर सकता है, बाकी पेड़ को काट कर, लेकिन बाकी आदिवासी एक भी लकड़ी नहीं काटेगा। इस जंगल में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने से मनाही थी, झूम खेती करने का अनुमति नहीं थी, फल को इकट्ठा करने का अनुमति नहीं था, और पशुओं को मारने या शिकार करने का याद नहीं था, क्योंकि ये सारा संपत्ति किसका बन गया? ब्रिटिश का बन गया। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा, आदिवासी को। क्यों? क्योंकि मान लो जो जंगल का जो ज़मीन है वहाँ से आम, अमरूद, पपीता, फल तोड़ता था, खाता था, वह सारा कब्जा ब्रिटिश कर लिया। बोल दिया कि यह जंगल अब से मेरा है और इसके अंदर तुम प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। तो जंगल के अंदर रहने वाला जो आदिवासी है वह मजबूरी में क्या किया? पेट चलाने के लिए दूसरे इलाके में गया, दूसरा इलाका में जाकर क्या किया? मजदूरी करने लगा। तो आदिवासी लोग जंगल से पलायन कर गया। जब पलायन कर गया तो अब अंग्रेज के सामने फिर से समस्या हो गई। कैसे? कि जंगल तो वह ले लिया, लेकिन जंगल से लकड़ी काटेगा तो आदमी चाहिए, मजदूर चाहिए। अब क्या करें? रेलवे बना रहा था तो रेलवे में उसको स्लीपर्स था जो लकड़ी पटरी के नीचे बिछाता है, उसको ज़रूरत था कि इसको काटने के लिए बहुत ज़्यादा आदमी को चाहिए, और लकड़ी को भारी भारी है ना, एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। तो लाएगा तो लाया कहाँ? उसको वापस अब क्या करना पड़ा? आदिवासी को फुसलाना पड़ा। अब कैसे फुसलाया? वो लोग क्या किया? जो औपनिवेशिक अधिकारी है वह इसका एक उपाय ढूंढा। अब उपाय क्या किया? कि
कि जो झूम झूम के खेती करता था, झूम काश्तकार, उसको लालच दिया, बोला कि काम करो, जंगल जो है हमें वो तो ब्रिटिश का हो गया, लेकिन उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम ज़मीन का तुमको दे देंगे, लेकिन शर्त ये है कि तुमको घूमना अब बंद करना होगा, वही टुकड़ा के बगल में तुम घर बनाओ और रहो और खेती करो और अपना गांव बसा लो। उसके मन में लालच था, जैसे ही ये लोग गांव बसाएगा वैसे ही इन लोगों से हम लकड़ी कटवाना चालू कर देंगे। और एक शर्त लगा दिया अंग्रेज़, बोला कि जो तुम लोग जब गांव बसाएगा तो गांव बसाने में एक नियम मानना पड़ेगा कि तुम लोगों को हमारे लिए वन विभाग में मजदूरी करना पड़ेगा और इस जंगल में देखभाल करना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी लोग लकड़ी वकड़ी नहीं काट के ले जाए। तो बहुत सारा जो आदिवासी समूह है वो लोग ब्रिटिश लोगों का वन कानून का क्या क्या विरोध किया। क्यों? क्योंकि आदिवासी लोग बोला कि हमारा बाप दादा लोग का ज़मीन था, ये जंगल था, फ्री में हम लोग आम अमरूद तोड़ते थे, अब तुम क्यों बोल रहे हो कि हम जंगल में घुस ही नहीं सकते हैं, ये जंगल तो शुरू से हमारा रहा है। तो वो लोग विरोध किया और अंग्रेज़ जो नियम बनाए थे उसको मानने से भी क्या किया, इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद वो लोग अपने मर्ज़ी से झूम खेती भी करता था, आम अमरूद भी तोड़ता था, ज़रूरत पड़ने पर पेड़ भी काट लेता था। लेकिन सरकार जो है सो इसको गैर कानूनी घोषित कर दी थी कि ये सारा हरकत करते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो उसको जेल में डालेंगे। तो कई बार जो आदिवासी है वह खुलेआम बगावत कर दिया। जैसे उसमें से एक महत्वपूर्ण डेट है 1906 ईस्वी में सोग्राम संगमा नाम का जो आदमी है वह असम में था, है ना। वहाँ पे 1930 ईस्वी के दशक में मध्य प्रांत में एक वन सत्याग्रह हुआ। इसी तरह के और भी विरोध हुए। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेट हमारा याद होना चाहिए। 1906 में सोग्राम संगमा द्वारा असम में सत्याग्रह शुरू हुआ और 1930 ईस्वी के दशक के मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो एग्जाम में पूछेगा कि सोग्राम संगमा द्वारा तो किया गया विद्रोह किससे संबंधित था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन नियम के खिलाफ था। वन नियम क्या है कि अंग्रेज बोल रहा है कि यह जंगल, जल और ज़मीन है हमारा, तुम्हारा अब कुछ नहीं रहा। या तुमसे पूछेगा कि 1930 में क्या हुआ था भाई, तो एक सत्याग्रह हुआ था, वन सत्याग्रह, वह वन कानून के खिलाफ में बना था। अब हम लोग चल रहे हैं व्यापार की समस्या, जो कि हमारा 5वां नंबर का टॉपिक है। यह टॉपिक किससे रिलेटेड है, तो यह टॉपिक है आदिवासी लोग जब औपनिवेशिक शासन के टच में आया तो आदिवासियों में क्या क्या बदलाव आया, सामाजिक में, आर्थिक में या क्या में। तो अभी तक बदलाव का मेन पॉइंट याद कर लेते हैं। पहला था सामाजिक परिवर्तन की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जगा। दूसरा आदिवासी मुखिया है, उसको गांव का कुआं का मेढक बना दिया, सारा शक्ति छीन लिया। तीसरा घुमंतु काश्तकार, उसको लालच दिया कि तुमको घूम घूम के खेती नहीं करना है, एक ही जगह खुट्टा में बांध के खेती करना। अब वन कानून था ये वाला चौथा नंबर पॉइंट। वन कानून का मतलब सारा जंगल हो गया ब्रिटिश का, तुम लोग जाओ अब हलवा खाओ। अब 5वां नंबर व्यापार। अब देखते हैं व्यापार में क्या किया अंग्रेज लोग। तो 19वीं सदी के दौरान में जनजाति समूह, अच्छा 19वीं शताब्दी का अगर चर्चा करेगा तो यानी कि यह 1800 से शुरू हो रहा है, 1800 से लेकर 1899, इसका ध्यान रखना है। तो 1800 का शुरुआत में जनजाति समूह ने पाया, यानी कि आदिवासी लोग पाया कि व्यापारी जो है और जो महाजन है वह जंगल में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। पहले तो ये लोग जंगल में आता नहीं था डर के मारे, लेकिन जब से ब्रिटिश लोग आया ना तब से व्यापारी भी फटाफट आ रहा है और महाजन भी आ रहा है। अब ये लोग क्यों आ रहा है, तो जो व्यापारी है वह जंगल में जो उत्पादन होने वाला जो फल फूल है, लकड़ी है, उसको खरीद लेता है अब बहुत औने पौने सस्ते वाला दाम में। और महाजन क्या आ रहा है, महाजन गांव का जो कबीला है उसको हर एक जा कर के कबीला का आदमी को फुसला रहा है कि ले लो हमसे 10 रुपये उधार ले लो। तो बोलता है कि हम तुमको बाद में लौटा देंगे 10, तो बोलता नहीं, तुम हमको बाद में 50 रुपया लौटाना। 10 रुपया देता था कर्ज और 50 रुपया का ब्याज लेता था, क्योंकि आदिवासी लोग क्या था, सीधा था। और यह किसके साथ आया है, अंग्रेज के साथ में आ गया। तो अंग्रेज जितना खून चूसा उतना ही हमारा इसके साथ आने वाला व्यापारी और महाजन भी चूसा है ये लोग खून। इसीलिए बिरसा मुंडा इसको दीकू बोलता था जितना बदमाश अंग्रेज है उतना ही बदमाश ये लोग दीकू लोग भी है, सबको मार कर भगाओ। तो ये लोग जब वन का उपज खरीद लिया, नगद कर्जा देता था ब्याज में, और आदिवासी लोग जो है उसको अपने घर में मजदूरी पर रखता था और मजदूरी पर रहकर अपना सारा काम कराता था।
तो इन सारे हरकतों से आदिवासी के समाज में असर पड़ने लगा। अब क्या असर पड़ने लगा यह तो आने वाला पैराग्राफ बताएगा। और आदिवासी भी इस चीज़ को समझ गया कि ये लोग हमारा शोषण कर रहा है, लेकिन उसको आदिवासी को समय लगा। अब पहला देखो ये लोग हरकत क्या कर रहा है। पहला पैराग्राफ में बताता है कि रेशम का उत्पादन होता था। आदिवासी लोग रेशम का कीड़ा को पालता था और उससे रेशा बनाकर रेशम का उत्पादन करता था। और यहाँ का जो रेशम है वह यूरोप यानी कि विदेश का बाज़ार में उसका भारी डिमांड था। यहाँ का क्वालिटी क्या है, उच्च था। और यहाँ का गुणवत्ता भी रेशम का क्या था, अच्छा था। तो भारत का जो रेशम है वह बहुत तेज़ी से विदेश में बिकने लगा। जब बिकने लगा तो जैसे जैसे बिकने लगा ना, वैसे वैसे व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका अफसर बार बार झारखंड का जंगल आता था और यहाँ से रेशम का उत्पादन करने के लिए आदिवासी को लालच देता था कि तुम आम इमली कटहल मत लगाओ, तुम खाली रेशम का कीड़ा पालो। तो रेशम का उत्पादन आदिवासी से कराया, लेकिन उसको पूरा पैसा नहीं दिया। मात्र एक चवन्नी देता था और 100 रुपया कमा लेता था ये लोग यूरोप का बाज़ार से। दूसरी इससे आदिवासी को घाटा क्या हुआ, आदिवासियों को ये घाटा हुआ कि जहाँ ये लोग रेशम के साथ आम पपीता वगैरह भी उपजाता था, खाता था, ये लोग अब आदिवासी को बहका करके आम पपीता को बंद करा दिया और इसकी जगह क्या बोला, रेशम। और रेशम बोला कि तुम रेशम लगा तुमको पैसा देंगे, तो पैसे के लालच में रेशम लगाया, लेकिन जब उग गया तो रेशम का पैसा भी इसको नहीं दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि आदिवासी भूखों मरने पे मजबूर हो गया। तो पहला तो रेशम वाला याद रहेगा व्यापार का समस्या में। दूसरा वाला पैराग्राफ बताता है कि हजारीबाग के आसपास जो रहने वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर संथाली लोग रहता था, संथाल लोग। वो लोग रेशम का कीड़ा को क्या करता था, पालता था। तो रेशम का कीड़ा जब पालता था तो रेशम का जो व्यापारी है वे लोग अपने नहीं आकर अपना एजेंट को भेजते थे हजारीबाग का संथाल वाला क्षेत्र में, और उसका जो एजेंट है ना वह आदिवासी को फुसला करके उसको कर्जा देता था। बोलता था रेशम का कीड़ा पालो, पैसा नहीं है, लो हमारे जेब से, मेरे जेब से तुम ये पैसा लो। तो कर्जा देकर रेशम का कीड़ा उसको पालने के लिए बोला। और रेशम का कीड़ा से जो कृमि क्रोश है उसको वो लोग व्यापारी का एजेंट क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा कर कर 1000 कृमि कोष के लिए मात्र 3 से 4 रुपया उसको देता था। मतलब 1000 कीड़ा अगर पाला है एक आदिवासी तो उसको 1000 कीड़ा पर मात्र 3 से 4 रुपया उसको दिया बदले में। और इसके बाद ये जो कृमि कोष है इसको पश्चिम बंगाल का एक वर्धमान नाम का ज़िला है वहाँ पर इसको भेज जाता था। अब भेजने के बाद इस रेशम का कीड़ा को 5 गुना कीमत पर बेचता था। तो 5 गुना कीमत पर बेचने से क्या हुआ कि रेशम का जो उत्पादक है, जो आदिवासी जो इसका उत्पादन कर रहा है, उसको तो मात्र 3 ही 4 रुपया मिला। लेकिन जो एजेंट है, जो बिचौली लोग हैं, वो लोग इसका जम करके मुनाफा कमाया। इसके कारण बहुत सारे आदिवासी का जो समुदाय है वो लोग क्या सोचा कि जितना बाज़ार में जो व्यापारी आता है, जो एजेंट आता है, ये लोग माल पे माल कमाए जा रहा है और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। यानी ये लोग भी हमारा वैसा ही दुश्मन है जैसा कि अंग्रेज़ हमारा दुश्मन है। तो ये व्यापार की समस्या का जो पॉइंट है उसमें मुख्य चर्चा रेशम से संबंधित किया है कि रेशम का कीड़ा ये लोग पलवाया, बदले में खेती भी बंद करवा दिया। और रेशम का कीड़ा 1000 कीड़ा पे 3 ही 4 रुपया दिया और ये लोग 5 गुना कीमत पे बेच दिया। उसमें तो सर याद करना। अब हम लोग करने जा रहे हैं 6ठा नंबर पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि आदिवासी लोग जब ब्रिटिश ज़माने के टच में आए उपनिवेश में तो आदिवासी में क्या क्या बदलाव आया। तो पहला पॉइंट था सामाजिक परिवर्तन, दूसरा पॉइंट था आदिवासी मुखिया उसका हाथ पांव पंगु बना दिया, बैंक के जैसा कुआं में डाल दिया। तीसरा घुमंतु काश्तकार को रोक लगा दिया, घूम घूम के खेती नहीं करना। चौथा था हमारा वन कानून बनाया जिसके तहत सारा जंगल ब्रिटिश का हो गया। पांचवा व्यापार में रेशम का कीड़ा वाला कहानी हम लोग कर ही लिए है, उससे उपजवाया और उसको पैसा भी नहीं दिया और 5 गुना कीमत पर उसको बेच दिया, जिसके कारण ब्रिटिश के जैसा दुश्मन व्यापारी और महाजन को भी माना। अब 6ठा नंबर है काम की तलाश। तो काम की तलाश में क्या होता है कि काम की तलाश में घर से दूर जो गए हैं आदिवासी, उसकी तो दशा और भी ख़राब हो गई, क्योंकि वो लोग घर में था तो मालिक था, बाहर गया तो मजदूर बन गया। मजदूर बन गया तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि तुम्हारा 19वीं सदी के यानी कि कौन सा तुम्हारा 1800 से 1899 हो गया। तो वो 1800 आने के पहले ही चाय का बागान जो है सो फैलने लगा था। यानी कि क्या 1700 से ही चाय का बागान फैलने लगा था। एक होता है बागान, एक होता है बागान, दोनों में अंतर है।
बागान तुम्हारा छोटा छोटा खेत हो गया, और बागान जो है ना कई बीघा एकड़ को मिला करके होता था, उसमें 200-400 आदमी का ज़रूरत होता था, उसको बोलते हैं बागान। उसको क्या बोलते हैं? बागान। वो फैला था। अब यहाँ पे जो सब मजदूर चाहिए तो आदिवासी को ले गया। इसी तरह से खनन उद्योग भी था, जो ज़मीन के अंदर उस समय कोयला जो है सो हाथ से कोड़ के निकाला जाता था। तो सुनते हैं कि जितने भी जो मजदूर हैं सारे के सारे आदिवासी ही थे, क्योंकि वो लोग निडर था। जब जंगल में भैया जो शेर और मुकाबला और हाथी से मुकाबला कर लिया, सो ज़मीन में क्या जाएगा? वो तो पताल में भी चला जाएगा। तो बाकी मजदूर जाने से डरता था और आदिवासी निडर होता था, तो सो सुरंग काट काट के ज़मीन के अंदर धंसा देता था। कोयला वाला झरिया वाला पिक्चर बना है, उसमें कितने आदिवासी लोग मारे गए हैं, देखना उसको। तो उसमें खनन उद्योग में भी आदिवासी लोग जो है सब मजदूर बनकर चला गया। अब आदिवासी कहाँ कहाँ गया था? आसाम के चाय बागान में गया, झारखंड में जो कोयला का जो खदान है वहाँ पे आदिवासी को वो लोग भर्ती कर लिया। तो ऐसे लोग जो है भर्ती कैसे हुए? तो कोई कोई ठेकेदार था, और ठेकेदार क्या किया ना कि आदिवासी को फुसला करके और खदान मैदान में भर्ती कर दिया। अब कंपनी जो है वह ठेकेदार को पैसा देती थी हर एक मजदूर के हिसाब से, लेकिन ठेकेदार क्या करता था? उस पैसा को जेब में रख लेता था और बहुत मामूली सा रकम जो है सो मजदूर को देता था। और ठेकेदार जो है सो मजदूर को मारता पीटता भी था कि तुम खबरदार, तुमको घर नहीं जाना है। तो सोचो, जैसे यूरोप में गुलामी प्रथा था, वैसी जीते जी भारत में ब्रिटिश शासनकाल में गुलामी प्रथा लागू हो गया था, जिसमें गुलाम के जैसा व्यवहार आदिवासी के साथ किया जाता था। अंग्रेज तो शोषण किया ही, उससे दोगुना ज़्यादा शोषण वहाँ का ठेकेदार और महाजन और व्यापारी लोग किया। तो ये हमारा 6ठा नंबर ख़त्म हो गया। काम की तलाश जो हेडिंग है, इसका मतलब है कि आदिवासी काम की तलाश में सुख पाने के लिए बाहर चले गए, आसाम चले गए, झारखंड चले गए, कोयला खदान चले गए, लेकिन उनकी स्थिति और भी नरक वाली हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं 7वां नंबर पॉइंट। तो 7वां नंबर हमारा पॉइंट कौन सा है भाई? तो आदिवासी का विद्रोह। तो हम लोग इतना कहानी में अभी तक का जो 6 पॉइंट है उसमें समझ गए कि आदिवासी को बेरहमी से दबाया गया, कुचला गया और अत्याचार किया गया। तो कहीं ना कहीं बम फूटना ही था। तो वह बम कैसे फूटा? तो आदिवासी लोगों का विद्रोह के रूप में फूटा। 19वीं सदी और 20वीं सदी। अब देखो, 19वीं का मतलब होता है तुम लोग ये 1800 का शुरुआत, और 20वीं सदी जब बोलेगा ना तो यहाँ लिखना 1900 का शुरुआत। तो 1800 से लेकर 1900 के दौरान में देश के विभिन्न भाग में, यानी पूरे देश का अलग अलग क्षेत्र में जनजाति जो समूह है वह विरोध करने लगा कि जो तुम ब्रिटिश लोग जो नया नया कानून जो बना रहे हो, बदल रहे हो, उसका हम पालन नहीं करेंगे। और जो जंगल से रिलेटेड जो पाबंदी लगा दिया था, या आदिवासी का घुमंतू खेती पे पाबंदी लगाया, उसका वो लोग विरोध किया। नया नया जो टैक्स लेता था उसका भी आदिवासी लोग विरोध किया। और व्यापारी और जो महाजन है वो लोग जो शोषण करता था उसके खिलाफ भी आदिवासी लोग क्या किया? विरोध किया। अब सबसे पहला लिखा 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। 1831-32। देखो 1857 में तुम्हारा आज़ादी का लड़ाई बोलता है पहला हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जागरूक तुम्हारा आदिवासी था। वो लोग 1831 में ही विद्रोह कर दिया, जिसको कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। और 1855 में सिद्धू और उसके 3 भाई कान्हू, चांद और भैरव की अगुवाई में संथाल विद्रोह हुआ। और यही संथाल विद्रोह पहला संगठित विद्रोह था जो ब्रिटिश साम्राज्य, जो कि अफ्रीका से लेकर यूरोप तक फैला था, उसको घुटने टेकने पे मजबूर किया। संथाल विद्रोह में ब्रिटिश साम्राज्य को विदेश से सेना मंगाना पड़ा। वो लोग मात्र तीर धनुष के सामने में अंग्रेज लोग नहीं टिक पा रहा था। कितना महान विद्रोह हुआ था 1855 में। और इसको कुचलने में जब ब्रिटिश सेना में भारतीय लोग शामिल थे, तो भारतीय सिपाही के मन में इसी की वजह से चेतना जागी कि मुट्ठी भर का आदिवासी सिर्फ तीर कमान से इतना बहादुरी से लड़ रहा है, तो हम लोग अपना भारत के लिए क्यों नहीं लड़े। यही वजह था 2 साल बाद फिर 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। तो डेट याद करने के लिए एक बार और दोहराते हैं। पूछेगा कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। और फिर उसे कुछ साल बाद 1855 में तुम्हारा संथाल विद्रोह हुआ। तो उसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और 3 भाई कान्हू, चांद और भैरव, यह संथाल विद्रोह। तो चलो डेट एक बार और बोलो। 1831 कोल विद्रोह, 1855 संथाल विद्रोह,
अच्छा देखो 1831 का नेता कौन है, तो नेता देख लेंगे बाद में, कोल विद्रोह है उसका हमको नेता जान लेंगे, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, इंटरनेट पे देख लेना। और दूसरा है हमारा 1855 में जो हमारा विद्रोह है संथाल विद्रोह, अब उसका बोलेगा नेता कौन है, तो 1855 का नेता जो है वह सिद्धो और उसके 3 भाई थे, कान्हो, चांद और भैरव। अच्छा अब देखो मध्य भारत में एक बस्तर विद्रोह हुआ, तो बस्तर विद्रोह भी आदिवासियों और जनजातियों से संबंधित है। यह मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में हुआ। और वर्ली विद्रोह जो है वह महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन कब हुआ, 1940 में। तो नीलांबर और पीतांबर जो है और बिरसा मुंडा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का एक विद्रोह था। तो आदिवासी विद्रोह में अभी तक हम लोग पढ़ेगा, आदिवासी विद्रोह हमारा 18वीं सदी से 19वीं सदी में हुआ, 1900 के बाद भी हुआ है। इससे सबसे पहले हमारा कौन सा हुआ, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, यहाँ जो किताब में लिखा है, ऐसे तो ढाल पहले हुआ था, है ना। उसके बाद 1855 में संथाल हुआ, और 1910 में हमारा क्या हुआ, बस्तर विद्रोह, और 1940 में हमारा क्या हुआ, वर्ली। तो वर्ली है महाराष्ट्र में, अब बस्तर कहाँ है, तो मध्य भारत में हुआ है।